जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे भाई एक बहुत ही ज़बरदस्त से वीडियो में। अभी सीपीओ 2025 का मेरे भाई नोटिफिकेशन आया है और नोटिफिकेशन को लेकर के काफ़ी ज़्यादा अटकलें थी। काफ़ी लोग ऐसा सोच रहे थे कि पैटर्न के अंदर में बदलाव होगा, हो सकता है मेंस के अंदर में भी चारों सब्जेक्ट आ जाएँगे। लेकिन ऐसा दूर-दूर तक नहीं हुआ, ऐसा कोई सब्जेक्ट के अंदर में तो बदलाव नहीं हुआ, लेकिन पैटर्न में एक बदलाव है, जो हो सकता है काफ़ी लोग इसको पॉजिटिव नोट में भी लेके जा रहे हों, कि इससे कट ऑफ कम हो जाएगी और काफ़ी लोग इससे इस बात पे भी परेशान हो कि अब तो बच्चे तुक्के ज़्यादा लगाएँगे। और मेरे भाई हुआ क्या है मैं आपको थोड़ा बता देता हूँ। सीपीओ 2025 एक मेरे भाई ऐसा पेपर है जिसके माध्यम से भारत में अलग-अलग विभाग में आप सब इंस्पेक्टर के पद पर तैनात होते हैं, ठीक है? उसमें यहाँ पर होता ये है मेरे भाई कि जो प्री का पेपर होता है वो 200 सवाल का होता है, 200 नंबर का होता है, 2 घंटे मिलते हैं। 2 घंटे में बच्चा पहले अपने हिसाब से सारा का सारा पेपर दे सकता था, लेकिन अब यहाँ पर 2 घंटे में उन्होंने यहाँ सेक्शनल बना दिया है, कि यहाँ पर इस सेक्शन को 30 मिनट, इस सेक्शन को 30 मिनट, इस सेक्शन को 30 मिनट, इस सेक्शन को 30 मिनट। अब ये कितने हद तक सही है, कितने हद तक ये गलत है, मैं ये आपको वीडियो के अंदर में सारी बातें बताऊँगा। तो संपूर्ण जानकारी पहले हम लोग एक बार सीपीओ के लिए जान लेते हैं, कि फॉर्म का डेट कब है, फीस क्या है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है और सारी बातें। तब उसके बाद में बीच में इसके ऊपर में भी चर्चा करेंगे कि किस हद तक ये सही है और किस हद तक ये गलत है। ठीक है? तो हम बात करते हैं मेरे भाई यहाँ पर सीपीओ के नोटिफ़िकेशन को लेकर के। सब इंस्पेक्टर इन दिल्ली पुलिस भी और बाकी सारे विभागों में भी, ठीक है? सीपीओ मेरे भाई एक ऐसी परीक्षा है जो आपको एसएससी कंडक्ट करवाती है और यहाँ से सारे के सारे सब इंस्पेक्टर के लिए ही तैनाती होती है अलग-अलग विभाग में। तो अगर हम बात करें यहाँ पर तो देख सकते हैं ये एक नेशनल लेवल का कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है, गवर्नमेंट एग्ज़ाम है यहाँ पर और दिल्ली पुलिस और सीएपीएफ, सीआईएसएफ बाकी सभी विभागों के लिए यहाँ पर ये पेपर कंडक्ट करवाया जाता है। ये बेसिकली ग्रुप बी और ग्रुप सी पोस्ट में आता है, जिसकी ग्रेड पे आपको 4600 के करीब में रहती है। अगर हम बात करें तो जो ये पेपर है वो कौन कंडक्ट करवाता है तो एसएससी यानी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन इस पेपर को कंडक्ट करवाती है और एसएससी खुद जो है यहाँ डीओपीटी मिनिस्ट्री के अंदर में आ रही होती है। अगर हम बात करें यहाँ पर इस पेपर को लेकर के तो जो इसमें वैकेंसी आई है वो कितनी आई है, ये भी एक बहुत स्मार्ट मूव है जो मैं आपको बता दूं। असल में एसएससी ने किया क्या है यहाँ पर कि थोड़ा सा पैटर्न के अंदर में बदलाव किया है, ताकि सारा हो हल्ला जो है पैटर्न के ऊपर में चले, इस आड़ में वैकेंसी जो है एकदम से गायब हो जाए। वैकेंसी बहुत ही कम आई है अगर हम बात करें। दिल्ली पुलिस में मेल में 142 वैकेंसी और फीमेल की 70 वैकेंसी है और बाकी सारे विभागों के सब इंस्पेक्टर की जो वैकेंसियां हैं 2861 है। इस तरीके से कुल मिलाकर के 3073 वैकेंसी होती है, जो कि अपने आप में काफ़ी ज़्यादा कम है। एक स्मार्ट मूव मैं इसीलिए कहूँगा क्योंकि आप किसी और को किसी दूसरे मैटर में उलझा दो कि पहले के ऊपर में उसका फोकस ही ना पाए। लोग यहाँ पर इसके ऊपर में चर्चा ही नहीं कर रहे हैं कि वैकेंसी कितनी कम है और क्या है, जबकि एक बहुत बड़ा ये चिंता का विषय है। ठीक, ऐसे ही अगर हम बात करें यहाँ पर तो देखो ये जो सैलरी है आपकी इसमें, असल में ये लेवल 6 की नौकरी होती है जिसमें आपको सैलरी जो है 40,000 से लेकर के मेरे भाई यहाँ पर 1 लाख तक की सैलरी जाती है। वो डिपेंड करता है आपका यहाँ पर कितना समय काम करते हो गया और उस हिसाब से आपकी पेमेंट जो है वो बन रही होती है। ट्रेनिंग के समय में पूरा पैसा आपका नहीं मिलता, ट्रेनिंग के समय में थोड़े पेमेंट कम होते हैं, लेकिन जैसे ट्रेन होने के बाद में आपको थाना अलॉट होता है, आपको बीट अलॉट होता है, वहाँ पर आपकी पेमेंट बढ़ जाती है। ठीक है? इसके अलावा अगर हम बात करें तो कोई भी एक सरकारी एम्प्लॉयी है, अगर आप सरकार के लिए काम करते हो, तो मेरे भाई उसमें आपका जो सरकारी फैसिलिटीज़ होती है, वो भी आपको ऐड ऑन होकर के मिल रही होती है। जैसे कि अगर हम देखें महँगाई भत्ता हो गया, डियरेंस अलाउंस, एचआरए मेरे भाई यहाँ पर हो गया, हाउस रेंट अलाउंस। अगर आपने क्वार्टर ले लिया तो पैसा आपको नहीं मिलेगा, क्वार्टर नहीं लिया, खुद से लेकर के रूम रहते हो, तो उसके लिए सरकार आपको अलग से पैसा देती है। ठीक है? ट्रांसपोर्ट के लिए ट्रांसपोर्ट अलाउंस मिलता है और बाद में पेंशन और बाद में मेडिकल फैसिलिटीज़ भी मिल रहे होते हैं। एक चीज़ जो मैं आपको मज़े की बता दूँ वो ये है कि दिल्ली पुलिस वालों को जो पेमेंट आती है मेरे भाई यहाँ पर वो 12 महीने की जगह पर 13 महीने की सैलरी मिलती है। 1 महीने का सैलरी आपको यहाँ पर जो है एक्स्ट्रा मिलता है। क्यों? क्योंकि जितने भी भारत में रिस्की जॉब हैं, जितने भी यहाँ पर अपने ऊपर में कहीं न कहीं सिक्योरिटी के ऊपर में खतरा है मेरे भाई, उनमें 1 महीने की सैलरी आपको एक्स्ट्रा मिल जाती है। तो वो यहाँ पर ये है। जैसे अगर आप जीडी में देखेंगे तो जीडी में 10वीं के लेवल पर ये बहाली निकलती है और सारे कांस्टेबल लेवल का होता है। लेकिन सीपीओ जो होता है वो ग्रेजुएट लेवल की बहाली होती है और सारा का सारा सब इंस्पेक्टर लेवल का होता है। इसकी जो फॉर्म मेरे भाई यहाँ पर आई है, चूँकि आपके मन की काफ़ी इच्छा होगी कि सर इस फॉर्म को भरा जाए और सारी चीज़ें देखी जाए, तो फॉर्म का जो डेट है वो 26 सितंबर से लेकर के 16 अक्टूबर तक है। यानी कुल मिलाकर के 20 दिन आपको मिलते हैं फॉर्म भरने के लिए और जो इसके लिए पेमेंट आप कर सकते हो वो 17 अक्टूबर 2025 तक मेरे भाई यहाँ पर कर सकते हो। फॉर्म भरने के दौरान अगर आपसे कहीं पर कोई भी गलती होती है, तो उसके लिए भी सुधार का एक डेट दिया गया है और वो डेट है 24 से लेकर के 26 अक्टूबर तक, ठीक है? और जो इसकी परीक्षाएँ हैं मेरे भाई यहाँ पर वो नवंबर से लेकर के दिसंबर के बीच में हो जाएगा।
काफ़ी लोग पहले से ही अपनी तैयारी को बहुत बेहतर कर चुके हैं, तो वो इस पेपर के लिए फुल्ली प्रिपेयर्ड होंगे। क्योंकि दिल्ली पुलिस सब इंस्पेक्टर का पेपर जैसे मेरे भाई नवंबर-दिसंबर में होगा, उसके बाद ये पेपर के खत्म होते ही आपका कांस्टेबल का पेपर शुरू हो जाएगा, जो कि दिसंबर से लेकर के जनवरी तक जाएगा। दिल्ली पुलिस कांस्टेबल, दिल्ली पुलिस ड्राइवर, एडब्ल्यू, टीपीओ सारे पेपर जो हैं, वो इसी के बाद में होंगे। ठीक है। जैसे कि आपको पता है कि एसएससी के लगभग सभी जो फॉर्म्स होते हैं वो ₹100 के होते हैं, जिसमें यहाँ पर जनरल कैटेगरी ओडब्ल्यूएस ओबीसी और ईडब्ल्यूएस वालों के लिए ₹100 और बाकी मेरे भाई वुमेन कैटेगरी एससी, एसटी, एसएम के लिए कहीं पर कोई पैसा नहीं देना होता, ये फ्री होता है। ये थोड़ा एनकरेजमेंट के लिए होता है ताकि महिलाएँ भी इसके अंदर में आकर के फॉर्म भरें और बढ़-चढ़ के सरकारी नौकरी के अंदर में हिस्सा ले पाएँ मेरे भाई यहाँ। ठीक है। साथ में अगर हम बात करें तो जो फॉर्म है वो आप ऑनलाइन ही भर सकते हैं, कहीं पर कोई ऑफलाइन सोर्स इसका नहीं है। और आप वहाँ से नहीं भर पाएँगे। ऑनलाइन आपको एसएससी की वेबसाइट में जाकर के वहीं से फॉर्म भरना होगा, ठीक है। नेशनैलिटी इसके लिए इंडिया, नेपाल और भूटान मेरे भाई माँगा गया है, इसको एक बार थोड़ा-सा आप लोग और क्रॉस चेक कर लेना, ठीक है। सबसे महत्वपूर्ण है वो यहाँ पर ऐज को लेकर के, ठीक कि ऐज जो होना चाहिए वो 20 से लेकर के 25 साल तक होना चाहिए और ऐज मेरे भाई इस डेट से लेकर के फालतू नहीं होना चाहिए। कहने का मतलब ये है कि इस डेट तक आप 25 साल के हो जाने चाहिए। ठीक है? चूँकि ये भारत है और भारत के संविधान में अलग-अलग जातियों के लिए रिज़र्वेशन भी यहाँ पर मौजूद है। तो रिज़र्वेशन सिर्फ़ और सिर्फ़ मेरे भाई आपको ऐज में नहीं मिलता है, आपको मार्क्स में भी मिलता है। तो अगर हम ऐज में रिज़र्वेशन की बात करें तो ऐज में रिज़र्वेशन आपको क्या मिल जाएगा? तो जैसे नॉर्मली अगर आप इस फ़ॉर्म को भरते हैं, अगर आप किसी भी जाति के कोई और के नहीं, आप जनरल कैटेगरी से बिलॉन्ग करते हैं, तो उम्र की जो सीमा है वो 20 से लेकर के 25 साल तक है। जिसके लिए आपका जन्म इस डेट से लेकर के इसके बीच में होना चाहिए। लेकिन अगर आप मेरे भाई अन्य कैटेगरी के हैं, जैसे कि अगर आप एससी, एसटी के हैं, तो आप यहाँ पर इस 25 साल में मेरे भाई 5 साल और जोड़ लीजिए, यानी आप 30 साल तक इस फॉर्म को भर सकते हैं। ऐसे ही अगर आप मेरे भाई ओबीसी के हैं, तो आप 25 में मेरे भाई 3 साल जोड़ लीजिए, तो आप 28 साल तक इस फॉर्म को भर पाएँगे। ऐसे ही आपको जो बेनिफिट होता है, वो एक्स सर्विसमैन को भी मिलता है और विडो हो गए, डाइवर्सी हो गए, यानी जो विधवा हो गए या जिनको तलाक मिल रखा है, उनके लिए भी मेरे भाई यहाँ पर कुछ रिज़र्वेशंस हैं। ये 35 से लेकर के 40 साल तक फॉर्म को भर पाएँगे। अगर आप मेरे भाई इनमें से किसी भी जाति के लिए होते हैं, तो इसका कास्ट सर्टिफ़िकेट बनाने का जो प्रारूप है, वो नोटिफ़िकेशन के अंदर में दे रखा है और कास्ट सर्टिफ़िकेट हमेशा सेंट्रल गवर्नमेंट का बनता है, स्टेट का नहीं बनता, स्टेट का मान्य नहीं होता है। आप इस बात को ध्यान दें, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन की अगर हम बात करते हैं मेरे भाई यहाँ पर, तो जैसे मैंने कहा, ये 10वीं और 12वीं लेवल की नौकरी नहीं है, ये मेरे भाई यहाँ पर ग्रेजुएट लेवल की है, तो इसमें आपका ग्रेजुएशन होना माँगता है। अगर आप ग्रेजुएट नहीं हैं, तो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा दिक्कत हो जाएगा, ठीक है। फॉर्म को अप्लाई करने का तरीका क्या है? अगर आपने एसएससी का पहली बार फॉर्म भरा हुआ है मेरे भाई यहाँ पर, तो आप जाकर के पहले ओटीआर करो और ओटीआर करने के बाद में तब इस फॉर्म को भरो। लेकिन अगर आपने एसएससी के काफ़ी सारे फॉर्म पहले भर रखे हैं, तो वहाँ पर आपका ये बनता है दोस्त कि आप यहाँ पर क्या करेंगे, आपको कोई ओटीआर करने की ज़रूरत नहीं होगी, सीधा जाकर के इसके फॉर्म को भरेंगे। ठीक है? कोई दिक्कत की बात नहीं है, कहीं कोई परेशानी की बात यहाँ पर नहीं है, जिस तरीके से आप बाकी फॉर्म को भरते हैं, वैसे ही आप इसमें भरेंगे। अब देखिए, हर पेपर का जो पैटर्न होता है, वो अलग-अलग होता है। किसी में सिर्फ़ प्री होता है, किसी में मेरे भाई प्री और मेंस दोनों होता है। ठीक है, किसी में प्री होता है, किसी में सिर्फ़ प्री और मेंस होता है, किसी में और भी काफ़ी सारे चरण होते हैं। तो इसके अगर हम एलिजिबिलिटी की यहाँ पर बात करें, तो हम यहाँ पर क्या कहेंगे? तो इसमें सबसे पहले आपका प्री होता है। प्री मेरे भाई आप यहाँ पर निकाल लेते हो, उसमें कट ऑफ थोड़ी-सी अच्छी आ जाती है। फिर उसके बाद में आपका फिज़िकल होता है, ठीक है? यानी जिसको बोलते हैं पीईटी और पीएसटी। इसमें अगर आप क्वालीफाई कर लेते हो, तो मेरे भाई पेपर 2 में आप जाते हो और पेपर 2 और पेपर 1 का स्कोर मिलाकर के आपका फाइनल मेरिट बनता है। उस मेरिट को अगर आप क्लियर कर लेते हैं, तो आपका बाद में मेडिकल हो जाता है और फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होकर के आपका पोस्ट आपको मिल जाता है, ठीक है। अब सीजीएल में और सीपीओ में यहाँ पर क्या फ़र्क है, मैं आपको बता रहा हूँ। सीजीएल की जो नौकरी है मेरे भाई यहाँ पर, उसमें कहीं पर कोई भी फिजिकल रिक्वायरमेंट की आवश्यकता नहीं है। तो ज़्यादातर बच्चे सिर्फ और सिर्फ जो फोकस करते हैं वो अपने पढ़ाई पर करते हैं। लेकिन इसमें यहाँ पर कहानी होती है कि आपको पढ़ना भी है और आपको फिजिकल का पेपर भी निकालना है। तो सारे पढ़ाकू लोग ये वाला पार्ट तो देते हैं, अच्छा-अच्छा स्कोर भी करते हैं, लेकिन जा कर के यहाँ पर फेल हो जाते हैं। तो मेरे भाई ये उन लोगों के लिए ज़्यादा सुनहरा मौका मिल जाता है, जो पढ़ने में भी अच्छे हैं और फिज़िकल में भी अच्छे हैं। वो यहाँ बाजी मार जाते हैं, क्योंकि जिसने जीवन भर पढ़ाई करी है और कभी ग्राउंड पर उतरा नहीं, मोटापे से भरा हुआ है, फिज़िकल फ़िटनेस के नाम पर उसमें कुछ भी नहीं है, वो यहाँ छँट जाएगा। लेकिन जो बच्चा दिमाग से भी होशियार है, शरीर से भी ताकतवर है, बढ़िया है, तो वो मेरे भाई दोनों चरण निकालता है, बढ़िया मेंस का पेपर देता है और दरोगा के पद पर वो चयनित हो जाता है। तो ये उनके लिए बड़ा बढ़िया एक फ़ायदा हो जाता है। मैंने कई ऐसे स्टूडेंट मेरे खुद के रहे जिनका कभी सीजीएल नहीं हुआ अपनी किस्मत के कारण, लेकिन आज वो सब इंस्पेक्टर इन दिल्ली पुलिस है, सब इंस्पेक्टर इन सीआरपीएफ है, सब इंस्पेक्टर इन आईटीबीपी हैं, अलग-अलग पदों पर वो मेरे भाई हैं यहाँ।
ठीक है। अगर हम बात करें पेपर के पैटर्न को लेकर के, जो कि सबसे बड़ा विवाद का विषय है, तो मैं आपको मेरे भाई यहाँ पर बता दूँ। क्या होता है कि इसमें कुल मिलाकर के 2 पेपर होते हैं, प्री होता है और एक मेंस होता है। प्री में आपके वही मैथ, इंग्लिश, रीज़निंग और जीएस का आपका मेरे भाई सब्जेक्ट होता है, जिसके अंदर में अगर हम बात करें तो सभी के 50-50 क्वेश्चन होते हैं और सब 50-50 नंबर का होता है। 200 सवाल, 200 नंबर, समय कितना मिलता है? 2 घंटा। ठीक है? तो पहले क्या होता था, 2 घंटा मिलता था। अब मान लीजिए मैं एक एस्पिरेंट हूँ, मुझे 2 घंटा मिल गया, तो उसमें क्या करूँगा कि मैं यहाँ पर अपने तरीके से अपने सवालों को अटेम्प्ट करूँगा। मेरा मन हुआ तो पहले मैं मैथ बनाऊँगा, फिर रीज़निंग बनाऊँगा, इंग्लिश बनाऊँगा, जीएस बनाऊँगा। इनमें क्या होता था कि इंग्लिश और जीएस के सवालों को बनाने में ज़्यादा वक़्त नहीं लगता था। तो बच्चा वहाँ से वक़्त चुरा करके मैथ को और मेरे भाई रीज़निंग को देता था और उसमें यहाँ पर पूरे सवाल बनाने की कोशिश करता था। ठीक है? अब यहाँ पर इन्होंने क्या किया, 30 मिनट का मेरे भाई सेक्शन लगा दिया। 30 मिनट का सेक्शन की अगर हम बात करें तो पहले 30 मिनट आपका ये भाग खुलेगा, फिर ये खुलेगा, फिर ये खुलेगा, फिर ये खुलेगा। इसको पॉजिटिव नोट पे अगर आप देखो तो इस तरीके से देख पाओगे कि सर ऐसा करने से अब कट ऑफ कम जाएगी। बच्चा यहाँ पर मैथ और रीजनिंग के पूरे सवाल नहीं लगा पाएगा और नहीं लगा पाएगा तो कट ऑफ बहुत कम जाएगी, तो मेरे भाई फेयर सिलेक्शन होगा। चलिए मैं 1% के लिए बात को मानने को तैयार हूँ। ठीक है। सीडीएस में भी पेपर होता है अगर आपको पता हो तो। सीडीएस में पूरे तरीके से 2 घंटे का वक़्त मिलता है। आपका मैथ का पेपर पूरा 2 घंटे का होता है, 2 घंटे आपका इंग्लिश का पेपर होता है। लेकिन उस 2 घंटे के अंदर में एक सफिशिएंट नंबर ऑफ क्वेश्चन्स आपको दिए जाते हैं और आप उसको बनाते हैं। तो कभी ऐसा नहीं होता कि सीडीएस के पेपर को जाने के लिए, देने के लिए आप आधा-अधूरा पढ़ कर के जाओ। लेकिन अगर सोचिए जो मैं एक इसका नेगेटिव इम्पैक्ट देख पा रहा हूँ वो ये है कि मान लीजिए 30 मिनट में अब मैथ के किसी बच्चे को 50 क्वेश्चन करने हैं। तो उसके दिमाग में यहाँ पर ये तो पहले से फिट हो जाएगा कि मैं 50 नहीं कर पाऊँगा। हो सकता है मैं 45 कर दूँ, 46 कर दूँ, 44 कर दूँ। तो हो सकता है 1-2 चैप्टर वो पहले से ही छोड़ के चला जाए। हो सकता है वो ज्योमेट्री मेंसुरेशन डीआई छोड़ दे कि इसका क्वेश्चन जैसे हम पेपर में देखेंगे वैसे हम इसको स्किप मारेंगे, हम इसको नहीं बनाएँगे। रीज़निंग में वो सिलोगिज़्म या 2-3 टॉपिक छोड़ दे। यानी इसका थोड़ा-सा नेगेटिव इम्पैक्ट जो मेरे को दिखा वो ये है कि बच्चा पूरा पाठ्यक्रम पढ़ेगा ही नहीं। कितना भी कोई इंटेलिजेंट होगा, अगर इसके अंदर में ज़्यादा घुसने की कोशिश करेगा तो 45 तक का अटेम्प्ट लेकर के आ पाएगा, लेकिन सारा वो भी नहीं बना पाएगा। तो माइंड में ये रहेगा कि 2 चैप्टर छोड़ के चलते हैं, बाकी में पकड़ बना करके चलते हैं और जाकर के हम पूरा-पूरा कर पाएँगे। ठीक? इसमें थोड़ा-सा कंसिडर और करना था एसएससी को, इतनी जल्दीबाज़ी मुझे नहीं लगता कि सही थी और इस तरीके का डिसीज़न बिल्कुल भी सही नहीं था। क्योंकि अगर ये सीपीओ में हुआ है, तो मोर और लेस यहाँ पर एसएससी के बाकी पेपर्स में भी वो इसको कहीं न कहीं लाएँगे और उससे हो सकता है बच्चों का लॉस भी हो। कट ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करें कि कट ऑफ अगर कम ही करना है, तो मैं हमेशा इस बात के फ़ेवर में रहता हूँ कि क्वेश्चंस के लेवल को थोड़ा बढ़ाइए, थोड़ा वहाँ पर स्टैंडर्डाइज़ करिए। यूपीएससी के 2017 का पेपर देखिए, क्या वो यहाँ पर बढ़िया लेवल का क्वेश्चन नहीं था? क्या कट ऑफ उसमें कम नहीं गई थी? कोई भी सरकारी नौकरी को अगर आप उठा करके देखते हैं, जिसमें पेपर का लेवल थोड़ा बढ़िया होता है, ऑटोमेटिक वहाँ पर कट ऑफ डाउन चली जाती है। और इसमें क्या होता है कि पेपर का लेवल जब बढ़िया होता है, तो बच्चे की जिज्ञासा भी जागती है। वो सिलेबस को थोड़ा और सीरियसली लेता है और गहन अध्ययन उसके ऊपर में करता है। लेकिन इस तरह के छोटे-मोटे गिमिक्स जो होते हैं मेरे भाई यहाँ पर, वो कहीं न कहीं उसको सिलेबस से दूर करते हैं, ना कि उसकी गहराइयों में और घुसाते हैं। सिलेबस इतना लंबा-चौड़ा इसीलिए रखा गया ताकि बच्चे को सारी चीज़ों की जानकारी हो पाए, ना कि ऐसे तरीके से कि वो सिलेबस को स्किप करना सीखे। ठीक है? तो ये थोड़ा-सा मुझे लगता है ध्यान देना है। ऐसे ही पेपर 2 में भी इन्होंने 200 नंबर का आपका मेंस है और 200 नंबर में इंग्लिश का सवाल है मेरे भाई, 200 सवाल 200 नंबर के। बट इसमें भी इन्होंने यहाँ पर क्या किया, 30 मिनट ईच सेक्शन। तो मुझे ऐसा लगता है यहाँ पर कि ये 4 सेक्शन बना देंगे 50-50 क्वेश्चन के और उसके अंदर में मेरे भाई 30 मिनट यहाँ पर देंगे। तो भाई यही डिसाइड करेंगे अब यहाँ पर कि किस बच्चे को जो है कितना मिनट देना है, किस सेक्शन पे देना है। बट मेरे को मतलब पॉजिटिव नेगेटिव ठीक है, दोनों साइडेड हैं। बट कट ऑफ कम करने का सोल रीज़न मैं इसको नहीं मानता हूँ। मेरे हिसाब से नहीं होना चाहिए। ठीक है? बाकी अगर हम बात करें मेरे भाई पेपर के और चरण को लेकर के, तो सबसे पहला आपका प्री होता है, प्री देने के बाद में आपका पीईटी, पीएसटी होता है। इसमें जो हाइट की बच्चों रिक्वायरमेंट होती है मेरे भाई यहाँ पर वो हमारी कितनी होती है मैं आपको बता दूँ। तो हाइट में अगर आप जाओगे, तो मेरे भाई जैसे मेल कैंडिडेट अगर आप हैं, तो आपका हाइट 170 चाहिए और जो चेस्ट है मेरे भाई यहाँ पर वो 80 से लेकर के 85 सेंटीमीटर तक चाहिए। और ऐसे ही अलग-अलग कैटेगरी के मेरे भाई यहाँ पर अलग-अलग लोगों की भी हाइट होगी यहाँ, ठीक है? ऐसे ही अगर आप फीमेल हैं, तो फीमेल का भी हाइट जो है मेरे भाई यहाँ पर 157 माँगा गया है। और फीमेल में कहीं पर कोई चेस्ट की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। वेट की रिक्वायरमेंट होती है कि इतना मिनिमम वेट होना चाहिए, उससे नीचे अगर आप हैं, तो आपको क्वालीफाई नहीं किया जाएगा और ये एकदम एंड में होता है, शुरू में इसकी रिक्वायरमेंट नहीं होती है। ठीक है, जैसे मेरी एक स्टूडेंट थी, अंडरवेट थी, काफ़ी ज़्यादा लास्ट में उसने मेहनत किया, तब जाकर के वज़न बढ़ाया और वज़न बढ़ाने के बाद में तब उसको नौकरी मिली। ठीक है, आपका पहला हो जाता है पीएसटी यानी फिज़िकल स्टैंडर्ड टेस्ट, उसके बाद में होता है पीटी।
पीटी में आपको मेरे भाई यहाँ पर क्या होता है, आपको भागना होता है। जैसे मील में अगर बात करें 2 तरह का रेस होता है, एक 100 मीटर का रेस 16 सेकंड में आपको पार करना है और एक 1600 मीटर का रेस 6.5 मिनट में आपको पार करना है। अगर हम यहाँ पर मेरे भाई बात करें तो ये वाला रेस काफ़ी ज़्यादा टफ होता है और लोगों की हालत इसमें खराब हो जाती है। ये 2 रेस को देने के बाद में तब आपका एक लॉन्ग जंप होता है 3.65 मीटर का, जिसमें 3 चांस मिलते हैं और एक मेरे भाई यहाँ पर हाई जंप होता है जो 1.2 मीटर का होता है, जिसमें आपको 3 चांस मिलते हैं। आपको ये भी क्वालीफाई करना है, ये भी करना है, ये भी करना है और एक शॉट पुट यानी गोला फेंकना होता है 4.5 मीटर तक, उसके भी 3 चांस मिलते हैं। ये तीनों जब आप मेरे भाई यहाँ क्वालीफाई कर लेते हैं तब जाकर के आपकी बात बन जाती है, ठीक है? तब आप यहाँ पर मेंस के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। ऐसे ही महिलाओं की अगर हम बात करें तो 100 मीटर जैसे उनको 16 सेकंड में करना था, तो इनको 18 सेकंड में करना है। उनके लिए 1600 मीटर का रेस था, तो इनके लिए 800 मीटर का रेस है। यहाँ जो लॉन्ग जंप है वो 2.7 मीटर का है, जिसमें 3 चांस मिलेगा और हाई जंप आपका इतने का है, इतना आपको चांस मिलेगा। तो मेरे भाई ये पूरा प्रक्रिया है आपका प्री का होने का, फिर उसके बाद में फिजिकल, फिर उसके बाद में मेंस होने का। तीनों को मिला करके ओवरऑल आपका कट ऑफ बनता है और उस कट ऑफ में आपके जो अलग-अलग पोस्ट हैं, उनकी अलग-अलग कट ऑफ जाती है। जैसे दिल्ली पुलिस की कट ऑफ सबसे ज़्यादा जाती है क्योंकि लोगों के अंदर में सबसे ज़्यादा डिमांड में वो होती है और उसके बाद में अलग-अलग विभाग के जाते हैं। अगर हम पिछली बार की बात करें तो पिछली बार के ऑल इंडिया रैंक 2 हो गए, फिर उसके पिछली बार की बात करें उसमें भी ऑल इंडिया रैंक 2 और 5 ये सारे अपने ही स्टूडेंट थे जो कि आज अलग-अलग विभाग में सर्विस दे रहे हैं। ठीक है? दिल्ली पुलिस की जो मेरे भाई नौकरी होती है बड़ी शानदार होती है। कुछ लोगों को शानदार भी लगती है, कुछ लोगों को हेक्टिक भी लगती है। हेक्टिक उनके लिए होती है जो मेरे भाई कहीं न कहीं आगे तैयारी करना चाहते हैं लेकिन वो नहीं कर पाते। और शानदार उनके लिए होती है जिनको वर्दी की चाहत होती है और बड़ा बढ़िया करना चाहते हैं अपने लाइफ में। थोड़ा पावर, थोड़ा पैसा, थोड़ा ये सब चीज़ें फ़ील करना चाहते हैं। अगर हम दिल्ली पुलिस के ट्रेनिंग की मेरे भाई यहाँ पर बात करें तो दिल्ली पुलिस की जो ट्रेनिंग होती है वो दिल्ली में एक जगह है झड़ौदा कलान, नजफ़गढ़ साइड यहाँ पर ये पड़ता है, यहाँ पर आपकी ट्रेनिंग होती है। लगभग 9 से लेकर के 12 महीने का पूरा ट्रेनिंग होता है जिसमें 3 सीज़न आपको कम से कम गुज़ारने होते हैं। समर, विंटर और रेनी। तीनों सीज़न के अनुकूल आपको ये ट्रेन करते हैं, आपको बताते हैं कि आपको किस सिचुएशन में कैसे रिएक्ट करना है। इस पूरे ट्रेनिंग के दौरान मेरे भाई आपको हर तरह की वेपन्स के बारे में ये जानकारी दी जाती है। आपको इन्वेस्टिगेट कैसे करना है उसके बारे में बताया जाता है। कानून की कितनी समझ हो, कितनी ना हो क्योंकि अगर आप कोई भी एक धारा किसी के ऊपर में गलत लगा देते हैं तो कोर्ट में बड़ी गंदी फटकार मिलती है। इसीलिए अगर आप कोई भी कहीं पर कोई घटना हो रही है तो उसपे एग्ज़ैक्ट धारा क्या लगना चाहिए, इसके बारे में ये सारी जानकारी आपको बताते हैं। कहीं धरना हो रहा है, कहीं दंगा हो रहा है, उस सिचुएशन को कैसे कंट्रोल करोगे, ये सारी बातें आपको यहाँ बताई जाती है। रपट लिखना यानी एफआईआर लिखना भी कैसे, वो सारी चीज़ें आपको यहाँ बता दिया जाता है। अलग-अलग क्षेत्र में ले जाकर के आपकी ट्रेनिंग कराई जाती है। अगर हम बात करें तो दिल्ली पुलिस की जो पोस्टिंग होती है वो मेरे भाई यहाँ पर दिल्ली में होती है और बाकी पदों की पोस्टिंग पैन इंडिया होती है और यहाँ पर ये थोड़ा-सा एक अच्छी चीज़ है। ठीक है, दिल्ली पुलिस के अगर हम प्रमोशन की बात करें तो दिल्ली पुलिस में अगर आप सब इंस्पेक्टर के पद पर हो तो 8 से 10 साल की नौकरी करने के बाद में आप इंस्पेक्टर के पद पे आते हो। उसके 15 साल के बाद में आप एसीपी के पद पे आते हो। 25 साल के बाद में आप डीसीपी के पद पे आते हो। लेकिन मेरे भाई यहाँ पर ये बहुत लिमिटेड लोगों को ये अपॉर्च्युनिटी मिल पाती है। हर कोई यहाँ तक नहीं पहुँच पाता। ठीक है, आप ये मन छोटा करके मत चलो कि जी हम तो सब इंस्पेक्टर के पद पर ही आए और यहीं पर मेरे भाई रह जाएँगे। तो ये पूरा का पूरा आपका दिल्ली पुलिस का नोटिफ़िकेशन हो गया। अब मेरे भाई मैं आपको बता दूँ, अगर आप इसका मेरे भाई बढ़िया तरीके से पूरा का पूरा तैयारी करना चाहते हैं, तो आप मेरे भाई आराम से हमारे वीओडी 3.0 बैच से तैयारी कर सकते हैं। कहीं पर किसी भी तरह की अगर कोई भी आपका चैप्टर छूटा हुआ है, तो आप उसको हल्के में लेके मत जाइए। वीओडी 3.0 बैच हमारा आरजी विक्रमजीत एप्लीकेशन पर है। आराम से जाकर के यहाँ से संपूर्ण अपनी तैयारी करिए। किसी प्रकार का कोई कमी नहीं आना चाहिए आपके सिलेक्शन में, इस बात को ध्यान रखिए। ये हमारा मेरे भाई एप्लीकेशन हो गया, इस एप्लीकेशन पे जब आप जाओगे, तो आपको मेरे भाई यहाँ पर कोर्सेज़ के अंदर में आपको मैथ्स का कोर्स मिल जाएगा और मैथ्स के अंदर में जब आप जाओगे यहाँ पर, तो ये वीओडी 3.0 आपका नैया पार करा देगा। ठीक है, तो आराम से एनरोलमेंट करिए, बढ़िया से पढ़ाई करिए। बाकी ये आपका चैनल आपका अपना है, कोई भी नोटिफ़िकेशन आएगा तो सबसे पहले मैं आपको यहीं पर जानकारी दूँगा, ठीक है? तो आप इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। बाकी फॉर्म से भरने से रिलेटेड कोई डाउट है, किसी तरह का कोई और कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, हम उसके ऊपर में ही बात करेंगे। एक बढ़िया अपॉर्च्युनिटी है लेकिन वैकेंसी इन्होंने काफ़ी कम कर दी है, पेपर के पैटर्न में भी बदलाव किया है तो वो थोड़ा-सा बच्चों को काफ़ी परेशान करेगा, ठीक है? बाकी आपकी क्या राय है, आपकी क्या विचार है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएँ और पढ़ाई के साथ-साथ अपने फिज़िकल के ऊपर में भी ध्यान ज़रूर देते रहें। जितना महत्वपूर्ण इसमें पढ़ना है, उतना ही महत्वपूर्ण मेरे भाई आपका फिज़िकल भी है, ठीक है? मिलेंगे अगली वीडियो में, आज के लिए इतना ही। बहुत-बहुत धन्यवाद। जय हिंद।